मैं आता हूँ अर्थनीति पर। जिस किस्म का आर्बिट्रेरीनेस है, इंसिडेंटली वित्त के साथ मेरा भी संबंध रहा है व्यवस्था में, थोड़ा बहुत एक छोटे रूप में, तो जी थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ उस मामले में। तो जी लेकिन जिस किस्म की नीतियां हैं वो आ, धनी को और धनी बना रही हैं और गरीब को और गरीब बना रही हैं। जी जहां आपका जीडीपी $3.25 ट्रिलियन पे है, वही अगर मैं एक खास चीज पे नजर डालता हूं तो 55 क्या कहते हैं कि से 155 की जो दूरी होती है, लाख करोड़ की जो लोन्स हमारे बढ़ जाते हैं, सारी सारी जो डेट है हमारा बढ़ जाता है। और एक आंकड़ा हमेशा मुझे परेशान करता है, मैंने बांग्लादेश भी बहुत कवर किया सर, जी कि 2014 की बात है जब भारत की पर कैपिटा इनकम $1500 थी और जी बांग्लादेश की हमसे 20% कम थी, $1200 थी। जी वहां पर शेख हसीना आती है। मैं शेख हसीना जी को हमेशा मनमोहन सिंह का रेप्लिका मानता हूं। बहुत जी कम बात करती है, सधी बात करती हैं, लेकिन काम बहुत करती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज इन 9 सालों के अंदर हम $1500 से 2000-2050 तक पहुंचते हैं और जी इन्हीं 9 सालों में बांग्लादेश जो हमसे 20% कम था, $1200 पे था, वो बढ़कर आज $2800 पे है, भारत से 40% ज्यादा हो जाता है। यानी कि एक साइलेंट लीडरशिप भी होती है। और मनमोहन सिंह का भी जो जीडीपी का जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों का उनका है, उसका एवरेज 7.06% है, जबकि मोदी जी का 9 सालों का जो ग्रोथ है 7% लगा इस साल का, तो भी वो 6% को टच नहीं करता है। ये जो अर्थनीतियां हैं जब गरीब तक नहीं पहुंचती हैं और 80-82 करोड़ को खाने को रोटी नहीं और 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो ये जो खामियां हैं उसके अंदर, उसके ऊपर कभी विचार नहीं किया जाता, कभी सोचा नहीं जाता कि किसी व्यक्ति की इनकम तो 70 करोड़ रुपए, 100 करोड़ प्रति घंटा बढ़ती है और कोई कोई खाने को भी मोहताज है। ये जो असमानता बढ़ती हुई है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया। प्राय ऐसी चर्चाओं में अर्थव्यवस्था की ऐसी चीज़ों को कम उठाते हैं। प्राय बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई, इन चीज़ों को कहा जाता है जेनेरिक टर्म्स में, सामान्य भाषा में, पर आपने एक अर्थशास्त्र की भाषा में और सरल भाषा में उसको उठाया, इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को और इन देशों की प्रगति को, विशेषकर जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहा जाता है, विकासशील विश्व, उसके ऊपर मैं भी नज़र रखता हूँ। परंतु बांग्लादेश का जो उदाहरण आपने दिया वो बहुत ही समीचीन है, बहुत सामयिक है और बहुत उचित भी है। उसी के साथ पाकिस्तान का है। मतलब जिस बात की मैं चिंता प्रकट कर रहा हूँ, उन्हीं विभाजनकारी प्रवृत्तियों के कारण आज पाकिस्तान कहाँ चला गया। एक समय जब वह स्वतंत्र हुआ, मैं 5 वर्ष का था, तो उस समय बाद में जब हमने थोड़ा पढ़ा तो सब कहते थे कि जितने फूड सरप्लस एरियाज थे, जितने भी खाद्यान्न उत्पादन के अच्छे क्षेत्र थे, वो पाकिस्तान में चले गए थे और उनके अनाज और जो आवश्यक जिनसों के भाव और उपलब्धता थी वह भारत से कहीं बेहतर थी। हमारी परिस्थितियां अधिक कठिन थी, उससे हम बाहर निकले, बात की। तो ये जो आपने कंपैरिजन किया, ये तुलना की है दिनेश जी, ये बहुत ठीक है और वास्तव में ये आंख खोलने वाली है। जबकि बांग्लादेश की जो शायद जनसंख्या की का घनत्व है वो शायद भारत के से कुछ ज्यादा होना चाहिए, जहां तक मेरा ज्यादा ख्याल है, मेरे ज्यादा पास आंकड़ा है, नहीं है। 17 करोड़ की आबादी है इस समय वहां पर। आप करोड़ का सवाल नहीं है, जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो घनत्व माना जी, जाता है वो कितना है, वो मैंने इंडिया अभी, से ज्यादा है, हाँ, भारत से ज्यादा अद्यतन है। आंकड़े नहीं देखे, पर वो ज्यादा होना चाहिए उनका। जी जी। उसके बावजूद उन्होंने प्रगति की है और कई क्षेत्रों में तो मैंने देखा है, जैसे टेक्सटाइल का सारा बिजनेस उनके पास चला गया। मेरे तो एक दो बहुत निकट संबंधी हैं जो वहाँ की कंपनियों में उनके मुख्य प्रबंधक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आश्चर्यजनक प्रगति की है। और इस बात से भी मैं सहमत हूँ आपकी कि हसीना वाजेद कभी अपना इस प्रकार का दिखावा और प्रचार नहीं करती, चुपचाप काम करती हैं और उन्होंने इस देश को, अपने देश को हमसे बेहतर प्रगति। दूसरी बात आपने आर्थिक विषमता की कही, उसमें तो कहने की आवश्यकता नहीं। सरकार के अपने आंकड़े, नीति आयोग के भी, और जो हमारा जो आंकड़ा विभाग है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो मंत्रालय है, योजना और क्रियान्वयन मंत्रालय, उनके आंकड़े स्वयं प्रदर्शित करते हैं कि ये विषमता बढ़ी है। और ये बात आपने सही कही कि जीडीपी की ग्रोथ जो है दिनेश, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
वो 7% हो, 8% हो, प्रश्न ये उठता है कि जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है पिछले वर्षों में या प्रत्येक वर्ष होती है, वो आखिर जाती किसकी जेब में? अगर आप अर्थव्यवस्था के घटकों को देखें तो उसको प्राय 3 घटकों में विभाजित करने का रिवाज है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। एक कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का, जिसे विनिर्माण का क्षेत्र कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा सेवा का क्षेत्र है। तो अगर आप खेती और इन क्षेत्रों की बात करें तो जब हम आज़ाद हुए 1951 में पहली बार ये आंकड़े प्रकाशित हुए, तो खेती के ऊपर जनसंख्या की निर्भरता 75% हुआ करती थी और खेती का योगदान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 61% होता था। और आज की तारीख में 58% निर्भरता है और खेती का योगदान घटकर 14 और 15% आ गया। तो हमारे अर्थशास्त्री कई बार कहते हैं कि खेती शायद जो है वो इतने उसका प्रबल योगदान नहीं रहा, पर उसका एक मुख्य कारण जिसके ऊपर किसी ने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, वो आंकड़े नहीं संकलित किए, कि जिस गति से खेती की जिन्सों के मूल्य बढ़े हैं और खेती के लागत की चीज़ों के दाम बढ़े हैं और किसान या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा उपभोक्ता वस्तु जो खरीदी जाती है उनके दाम बढ़े हैं, तीनों में इतनी विषमता है कि ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। 1970 के मध्य तक भी खेती में काम करने वाले प्रति व्यक्ति की आय पर कैपिटा इनकम जितनी होती थी, दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की उससे 2.5-3 गुना होती थी। आज ये अंतर बढ़कर 1 और 19 का हो चुका है। तो ये जो विषमता है ये भी बहुत चिंता का कारण है, बहुत बड़ा। तो ये एक आखिरी प्रश्न करूंगा सर, क्योंकि समय की आपकी बाध्यता भी है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप और अगर